हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल स्टडीज विथ महिमा मिश्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूजीसी नेट मैनेजमेंट के एग्जाम को बस कुछ ही दिन रह गए हैं। तो इस मोमेंट में आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग यू द वेरी एफिशिएंट वीडियोस, जिसको आप देख के अपना वक्त जो है वो सही तरीके से यूटिलाइज करके एक अच्छा रिविजन बेस बना के जा सकते हैं, राइट। तो आज की वीडियो में हम मैनेजमेंट के पूरे 10 यूनिट्स के सारी थ्योरीज की बात करेंगे। इसको मैंने सारी थ्योरीज को बहुत अच्छे से समराइज कर दिया आपके लिए, टू बी एबल टू रिमेंबर इट लाइक प्रॉपरली। यू कैन ऑल्सो सिट विद पेन एंड पेपर एंड राइट अलॉन्ग व्हेन आई एम लाइक गिविंग यू अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल दोस थ्योरीज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, नाउ विल बिगिन विद अ वेरी क्लासिकल एंड अर्ली मैनेजमेंट थ्योरीज। ठीक है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो फेडरिक विल्सन टेलर ने दी थी, दिस टॉप्स द चार्ट, ये आपको ईयर 1911 में जो है प्रपोज की गई थी। अब यहाँ पे टेलर का मेन फोकस था वर्क को साइंटिफिकली कैसे करें। उन्होंने बोला हर काम का एक बेस्ट तरीका होता है, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी यूज करके वर्कर की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे उनका मेजर गोल था मैक्सिमम आउटपुट विथ मिनिमम एफर्ट। ठीक है, इसी के विदिन उन्होंने बहुत सारे कंसेप्ट दिए। तो वन ऑफ दोज वर फंक्शनल फोरमैनशिप। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्कर पर एक बॉस नहीं, मल्टीपल एक्सपर्ट्स होने चाहिए। हर सुपरवाइजर अपने एरिया का स्पेशलिस्ट होता है। ठीक है, जैसे प्लानिंग प्लानिंग के लिए हो गया, स्पीड के लिए हो गया, क्वालिटी के लिए हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि स्पेशलाइज सुपरविजन अगर होगा तो बेटर सुपरविजन हो पाएगा। ठीक है, ये सेम जो टॉपिक है ये आपके आगे हेनरी फ्योल में जो यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन उसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है, क्योंकि वहां पे वो बोलता है कि एक बॉस होना चाहिए, एक कमांड देने वाला होना चाहिए। लेकिन साइंटिफिक मैनेजमेंट में फ्रेडरिक विल्सन टेलर ने बोला हुआ है कि फंक्शनल फोरमैनशिप होना चाहिए, अलग अलग सुपरवाइजर्स होने चाहिए विद स्पेशलाइजेशन, तो काम ज़्यादा अच्छे से होगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने टाइम स्टडी की भी बात की थी। हर काम को कंप्लीट करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया जाता है, इससे प्रोडक्टिविटी मेजर जो है वो इंक्रीज हो जाता है आपका, और इंसेंटिव्स जो है यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो इजीली टाइम के बेसिस पे कि आपको वर्कर्स को क्या देना है। ओके, देन यू हैव एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, जो आपको हेनरी फेयोल ने दी थी। फेयोल ने टॉप लेवल मैनेजमेंट पर फोकस किया था, और उन्होंने बताया था कि मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने हमको 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए थे, यूनिटी ऑफ कमांड, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉलोड बाय रेस्ट ऑफ द 14। ओके, तो ये प्रिंसिपल हर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई जो है वो किए जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आया था आपका ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। ठीक है, ये मैक्स वेबर ने दी थी 1922 में। वेबर ने बोला था ऑर्गेनाइजेशन रूल्स और हायरार्की से चलनी चाहिए, अथॉरिटी पोजीशन से आती है, पर्सन से नहीं आती। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ऑर्गेनाइजेशन को आप रूल्स या हायरार्की के बेसिस पे चलाओ, अथॉरिटी जो है इंसान के पास जो पोजीशन होगी, ठीक है, उससे आ जाएगी। अगर कोई टॉप लेवल पे है तो वो उस लेवल की अथॉरिटी होल्ड करेगा, किसी भी पर्सन से अथॉरिटी नहीं आती है। ठीक है, तो ये जो है गवर्नमेंट और लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काफ़ी आइडियल माना गया था, इनकी जो थ्योरी है। ठीक है, अब मोशन स्टडी की बात कर लेते हैं। ये फ्रैंक गिलबर्ट ने इसको और आगे डिफाइन किया था। ठीक है, तो यहाँ पे बोला था कि उन्होंने ये बोला था कि काम के अननेसेसरी मूवमेंट्स को रिमूव कैसे किया जा सकता है। ये सेम चीज़ आप पढ़ते हो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के विद इन भी, लेकिन उनके प्रोपोनेंट फ्रैंक गिलबर्ट भी थे अलग से। ठीक है, तो माइंड दैट, अगर एमसीक्यूज में कभी आ जाए और वहाँ पे अगर आप साइंटिफिक मैनेजमेंट में FW टेलर टिक करके आ जाओ तो आपका आंसर गलत हो सकता है, राइट। तो मोशन स्टडी में उन्होंने यही बात करी थी कि काम के अननेसेसरी मूवमेंट्स को रिमूव कैसे किया जा सकता है, जिससे लेस मूवमेंट हो, लेस मूवमेंट से लेस फटीग होगा, और लेस फटीग की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी जो है आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, और उसी के साथ क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी है जो फ्रैंक गिलबर्ट ने अगेन प्रपोज की थी, जहाँ पे ये पूरी टास्क एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। ठीक है, चलिए, not only I'm describing you the theory but the important components within those theory also I'm giving you in these table. मतलब the kind of content I brought to you is very exam specific, very efficient,
लाइक यू नो नॉट ओनली गोना सेव लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर्स, बट इस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो आपको याद करने में भी काफ़ी आसानी होगी। एंड आई हैव कवर्ड द एंटायर सब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो आपका एक अच्छा खासा रिविजन भी हो जाएगा यहाँ पे, साथ ही साथ अच्छे खासे इंसाइट्स मिल जाएंगे और लर्निंग भी आपकी ईजिली हो जाएगी, और आप मेजोरिटीली हर चीज़ कवर कर लेंगे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन से, ठीक है। और साथ ही साथ आपको पता है मैनेजमेंट का पेपर जो है बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकली हैवी होता है, और उसमें थ्योरीज आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो अगर आप इस वीडियो को भी बाय हार्ट करके जाते हैं, ट्रस्ट मी यू विल बी एबल टू मेक not less than 20-30 questions from this video alone, trust me, okay। चलिए नेक्स्ट अब वी हैव ह्यूमन रिलेशंस एंड बिहेवियरल थ्योरी इन यू नो मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जो है सबसे पहले एल्टन मायो ने प्रपोज की थी 1933 में। मायो ने डिस्कवर किया कि एम्प्लॉयज मशीन नहीं होते, उनका बिहेवियर, इमोशन और ग्रुप रिलेशंस प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सोशल फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं प्रोडक्टिविटी को, क्योंकि इंसान जो है वो दे आर नॉट लाइक मशीनरी, सो यू जस्ट कांट सेट देम इनटू यू नो फ्रेमवर्क्स ऑफ वर्क, स्टडी, फटीग एक्सेट्रा, ठीक है। तो अब उसके बाद फिर आया आपका हॉथरो एक्सपेरिमेंट जो एल्टन मायो ने ही किया था, एंड द ड्यूरेशन वाज 1924 टू 32। यहाँ पे वर्कर्स की परफॉर्मेंस इसलिए इम्प्रूव हुई, मतलब उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया उसमें ये देखा उन्होंने कि वर्कर्स की परफॉर्मेंस इसलिए इम्प्रूव हुई क्योंकि उन्हें अटेंशन मिल रही है, ना कि सिर्फ यू नो लाइटिंग चेंज होने से या कोई पर्टिकुलर आउटर एनवायरनमेंट चेंज होने से, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने जो है लोगों को अटेंशन देके और बिहेवियरल कॉम्पोनेंट्स को स्टडी करके ये फिगर आउट करने की कोशिश की कि लोग जो हैं वो अटेंशन से, और अगर आप उनको जो है आगे चांसेस दो इम्प्रूवमेंट का, तो वो उससे ज़्यादा ग्रोथ जो है एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ज़्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं बेसिकली ऑल टुगेदर। उसके बाद आया आपका बिहेवियरल मैनेजमेंट, जिसके प्रोपोनेंट थे मैरी पार्कर फॉलेट, और ये 1920s में आया था। और यहाँ पे उन्होंने बात की थी मतलब उन्होंने बोला था कि मैनेजमेंट का काम है कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन साथ में जो है कंबाइन करके ऑर्गेनाइजेशन को चलाना। मतलब पावर का मतलब डोमिनेशन नहीं होता, पावर विद पीपल होता है, ठीक है। देन यू हैव न्यू क्लासिकल थ्योरी, तो ये चेस्टर बर्नार्ड ने 1938 के अराउंड प्रपोज की थी। यहाँ पे उन्होंने बोला था कि ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल कोऑपरेटिव सिस्टम है, एम्प्लॉयज तब काम करते हैं जब अथॉरिटी जो है एक्सेप्टेबल हो, राइट। चलिए अब आ जाते हैं हमारे डिसीजन थ्योरी पे। तो पहला डिसीजन थ्योरी जो है हर्बर्ट ए साइमन ने प्रपोज की थी 1947 में। साइमन के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट का मेन काम है डिसीजन मेकिंग, ठीक है। फिर आपकी बाउंडेड रैशनैलिटी जो हर्बर्ट ए साइमन ने अगेन दी थी, एंड यहाँ पे उन्होंने बोला था कि मैनेजर्स परफेक्ट डिसीजंस नहीं लेते क्योंकि उनके पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है, लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो इसलिए वो सैटिस्फाइजिंग डिसीजंस लेते हैं, मतलब कि जो बेस्ट पॉसिबल डिसीजन ले सकते हैं वो चीज़ पे आके रुकते हैं, क्योंकि दे कांट एंड अप टेकिंग द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द वेरियस यू नो थिंग्स दे लैक वाइल इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, ओके। फिर आपकी मैनेजमेंट साइंस या फिर क्वांटिटेटिव अप्रोच, ये जॉर्ज डाजिंग ने 1947 में प्रपोज की थी। यहाँ पे उन्होंने बोला था कि मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स को मैथ्स एंड मॉडल से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। मैथमेटिकल मॉडल से आप जो है मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग हो गई और बहुत सारी टेक्निक्स यूज करके, ओके। चलिए अब हम बात करेंगे मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज की, ठीक है। तो पहली आपकी सिस्टम थ्योरी, ये ल्यूडविग वॉन ब्रेंटलाफी ने 1950 में दी थी, ठीक है। अब इनका जो मेजर आइडिया है यहाँ पे वो है कि ऑर्गेनाइजेशन एक ओपन सिस्टम होता है जहाँ पे आप इनपुट डालते हो, वो प्रोसेस होता है और आउटपुट बन के निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट होता है आपका पूरा का पूरा बिजनेस, और एक पार्ट फेल हुआ तो पूरा सिस्टम अफेक्ट हो जाता है, ठीक है। फिर आपकी सोशल टेक्निकल सिस्टम थ्योरी, ये एरिक ट्रिस ने 1951 में प्रपोज की थी। यहाँ पे उन्होंने बोला था कि ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है सोशल और टेक्निकल सिस्टम का, ठीक है। तो सोशल सिस्टम में आपके पीपल आ जाएंगे, टेक्निकल सिस्टम में आपके मशीन और टेक्नोलॉजी आ जाएंगे, तो दोनों का बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ओके। देन यू हैव कंटिजेंसी थ्योरी जो फ्रेड फीडलर ने दी थी 1964 में, और इस थ्योरी में उन्होंने बोला था कि नो वन बेस्ट वे टू मैनेज, मतलब कि एक कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं होता है मैनेजमेंट करने का, जो सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट स्टाइल जो है वो चेंज होता है, ठीक है। सो वो बोलते हैं कि देयर इज नो वन पर्टिकुलर मोल्ड यू कैन फिट द बिजनेस इनटू, बट देयर आर वेरियस कंपोनेंट्स यू नीड टू चेंज इनटू व्हेन यू एक्चुअली कम टू द मैनेजमेंट ऑपरेशंस, राइट। चलिए फिर उसके बाद ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी, ये पीटर डकर ने 1954 में दी थी, ओके।
अब मैनेजमेंट एक प्रोफेशनल प्रैक्टिस है, मैनेजर का काम सिर्फ कंट्रोल नहीं परफॉर्मेंस इंश्योर करना होता है, ये उन्होंने डिफाइन किया था। फिर है आपकी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ये भी पीटर डकर ने दी थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और वेरी रिपीटेटिव गाइस, ठीक है, ये भी 1954 में आया था। और यहाँ पे मैनेजर और एम्प्लॉय मिलके गोल्स डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला था कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो भी है, आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो क्यूमुलेटिवली डिसाइड करो, जिससे कि परफॉर्मेंस गोल के बेसिस पर मेजर की जा सके और आप अपने गोल्स और टारगेट्स को अचीव कर पाओ, ठीक है। चलिए, जून 2025 में मोटिवेशन थ्योरी से बहुत आसान क्वेश्चन आया था, आपको थ्योरीज के नाम दिए हुए थे और आपको उनके प्रोपोनेंट से मैच करना था, एंड द मैचिंग वाज आल्सो लाइक ऑप्शन नंबर ए टू ऑप्शन नंबर वन, ऐसे ऐसे सीधा सीधा, वेरी इजी पीजी, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर मैं आपको इतना कंटेंट दे रही हूँ तो देयर इज नो वे कि आप थ्योरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छोड़ के आ सकते हैं, राइट। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी अब्राहम मास्लो ने 1943 में दी थी। इसने इस थ्योरी में उन्होंने बोला था कि ह्यूमन की नीड्स जो है वो प्रोग्रेस होती हैं बॉटम लेवल से टॉप पे, और उसको उन्होंने 5 लेवल्स पे डिवाइड किया था, विच इज लाइक फ्रॉम फिजियोलॉजिकल टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उसके बाद है आपकी ईआरजी थ्योरी, इसका फुल फॉर्म है एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ थ्योरी। ये क्लिंटन एल्डरफर ने दी थी 1969 में, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला था कि नीड्स जो होती है लोगों की, उनको बेसिकली जो अब्राहम मास्लो की 5 नीड्स थी, तो उसको इन्होंने सप्रेस करके 3 में जो है आपको दे दी थी। एग्जैक्टली सेम ही सिचुएशन है, बट यहाँ पे 3 लेवल है, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ। तो ग्रोथ में आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ जाएगा, एग्जिस्टिंग में आपका फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी सिक्योरिटी, और रिलेटेडनेस में लव एंड बिलोंगिंग, ओके, एज इजी एज दैट। देन यू हैव 2 फैक्टर थ्योरी, ये फेडरिक हर्सबर्ग ने दी थी 1955 में, और इन्होंने 2 फैक्टर्स की बात की थी, हाइजीन जो डिससैटिस्फैक्शन को कम करता है, ठीक है, और मोटिवेटिंग फैक्टर्स जो सेटिस्फैक्शन क्रिएट करते हैं, ओके। देन यू हैव नीड थ्योरी, तो ये डेविड मैकलेलन ने दी थी 1961 में, और इन्होंने बोला था कि किसी भी इंसान का बिहेवियर जो है उसके अचीवमेंट, पावर और एफिलिएशन के बेसिस पे जो है डिटरमाइन किया जा सकता है। मतलब कि किसी इंसान को अपने लाइफ में क्या अचीव करना है, उसके पास कितनी पावर है और वो उसको कितना वैलिडेट कर सकता है, इन सारी चीजों पे उसका जो मोटिवेशन है वो डिसाइड होगा। देन थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, ये डॉगलस मैकग्रेगर ने 1960 में दी थी। इन्होंने बोला था कि लोग जो है वो 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं एक्स जो नेगेटिव होते हैं, जिनको मैनेजर्स को जो है बहुत ही स्ट्रिक्टली सुपरवाइज करना चाहिए, दे आर ऑलवेज डीमोटिवेटेड टू वर्क, और इनके अंदर काम करने की कोई जील नहीं होती है। दूसरा उन्होंने बोला था कि थ्योरी वाई में ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं काम करने के लिए, विलिंगली खुद दिल शो अप टू वर्क, ठीक है। तो ये 2 अजम्पशंस थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई के हिसाब से लोगों को कैटेगराइज किया गया था, सो दैट मैनेजर्स कुड टेक बेटर बिहेवियरल डिसीजंस ऑन दोज पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद एक्सपेक्टेंसी थ्योरी आई जो विक्टर ब्रूम ने 1964 में दी थी। तो इन्होंने मोटिवेशन को एक फॉर्मूले के साथ जो है डिफाइन किया, जहाँ पे वो बोलते हैं कि मोटिवेशन जो है दैट इज एक्सपेक्टेंसी इनटू इंस्ट्रूमेंटालिटी इनटू बैलेंस, ओके। फिर उसके बाद है आपकी इक्विटी थ्योरी जो जे स्टेसी एडम्स ने दी थी, ठीक है। और ये जो है आपकी 1963 में आई थी, जहाँ पे ये बोलते हैं कि मोटिवेशन जो है वो परसीव्ड फेयरनेस पे डिपेंड करता है, मतलब लोगों को कितना इक्वालिटी और फेयरनेस के साथ ट्रीट किया जा रहा है, ये उनके मोटिवेशन लेवल को डिफाइन करेगा, ठीक है। फिर हमारे पास गोल सेटिंग थ्योरी, ये एडविन लोकी ने दी थी, ये 1968 में आई थी, ठीक है। और यहाँ पे ये बात करते हैं स्पेसिफिक एंड चैलेंजिंग गोल्स अगर आप किसी इंसान को दो तो उसके परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर देगा। मतलब अगर किसी का काम बहुत ज़्यादा मोनोटोनस है, कुछ उसमें इंटरेस्टिंग नहीं है, तो दे विल नॉट डेवलप लॉट ऑफ मोटिवेशन टू डू दैट वर्क अगेन एंड अगेन। वेराज अगर आप उसके काम में थोड़े चैलेंजेस पुट कर देंगे, कुछ स्पेसिफिक गोल्स या टारगेट्स दे देंगे, तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इवेंचुअली इंप्रूव हो जाएगी, राइट। एंड देन लास्टली वी हैव रीइंफोर्समेंट थ्योरी जो बी एफ स्किनर ने दी थी, एंड दैट केम इन 1953। यहाँ पे ये बोलते हैं कि इंसान का बिहेवियर जो है उसके रिवॉर्ड और पनिशमेंट थ्योरी से शेप होता है। मतलब आप कोई काम करोगे तो इसके लिए आपको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, ओके, तो आप मोटिवेटेड हो गए, या फिर अगर आपने ये काम नहीं किया तो उसके लिए कोई पनिशमेंट मिलेगी, तो आप इवेंचुअली वो काम जो है वो पूरा करोगे। तो अगर काम के एंड में कोई रिवॉर्ड या पनिशमेंट नहीं है तो इंसान उस काम को पूरा करने के लिए मोटिवेटेड नहीं होगा, ओके। सो विद दिस वी हैव पॉसिबली डिस्कस्ड anything which might come from your motivation theories, ठीक है। तो अगर आप लिख रहे हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, राइट।
लीडरशिप थ्योरीज, अब हम इनकी बात कर लेते हैं। ये बेसिकली ये बताते हैं कि एक लीडर इफेक्टिव कैसे होता है और किस बेसिस पे लोग जो है उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो पहले आपकी ट्रेड थ्योरी ये राल्फ स्टॉकडेल ने दी थी 1948 के अराउंड। इस थ्योरी का कहना है कि लीडर्स बॉर्न होते हैं, ओके। मतलब कि कुछ स्पेशल क्वालिटीज या ट्रेट्स होते हैं, जैसे कि कॉन्फिडेंस हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, ऑनेस्टी हो गया, जो लीडर के अंदर नेचुरली होती है, ओके। अब लीडर बनाया नहीं जाता, लीडर पैदा होता है, ये इस थ्योरी का सीधा सीधा कहना था। देन यू हैव बिहेवियरल थ्योरी जो 1950s के अराउंड आई थी। ओहायो एंड मिशिगन स्टडीज में जो है जो यूनिवर्सिटी की स्टडी है, उन्होंने इसको प्रपोज किया था। उन्होंने बोला था कि ट्रेड्स पर फोकस नहीं होता, लीडर के बिहेवियर पर होता है। मतलब लीडर कैसे एक्ट करता है, लोगों से कैसे बात करता है, कैसे डिसीजन लेता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लीडरशिप जो है वो सीखी जा सकती है, सिर्फ पैदा होने वाली चीजें नहीं होती यहाँ पे। तो ये जो आपकी ट्रेड थ्योरी है उसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है, ओके। फिर आता है आपका मैनेजरियल ग्रेड, ये 1964 में ब्लेक एंड मॉन्टॉन ने दी थी, ठीक है। अब इसमें उन्होंने लीडर के दो कंसर्न्स देखे और उसको मेनली पॉइंट आउट किया है। वो है कि लीडर को कंसर्न फॉर पीपल कितना है और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन कितना है। अब इसके उन्होंने बहुत सारे कॉम्बिनेशंस दिए थे और उस हिसाब से कंसर्न फॉर पीपल और प्रोडक्शन के हिसाब से लीडर की जो है वो प्लेसमेंट की गई थी। तो बेस्ट लीडर यहाँ पे वो माना जाता है जो लोगों का भी ध्यान रखे और काम का आउटपुट भी हाई रखे, राइट। एंड दिस केम इन 1964। उसके बाद यू हैव कंटिजेंसी थ्योरी जो 1967 में फ्रेड फील्डर ने प्रपोज की थी। इस थ्योरी का सिंपल मीनिंग था कि वन बेस्ट लीडरशिप स्टाइल जो है वो नहीं होती है। लीडरशिप का सक्सेस सिचुएशन पे डिपेंड करता है, कभी स्ट्रिक्ट स्टाइल काम करती है और कभी फ्रेंडली स्टाइल, ओके। कंटिजेंसी का मतलब ही होता है डायनामिक एंड चेंजिंग, राइट। तो आप वो वर्ड से ही याद रख सकते हैं व्हाट इज द कोर आइडिया ऑफ दैट थ्योरी। फिर आपका पाथ गोल थ्योरी ये 1971 में आई थी और इसको रॉबर्ट हाउस ने प्रपोज किया था। लीडर का रोल यहाँ एक गाइड जैसा होता है। लीडर फॉलोअर्स को बताता है कि गोल क्या है, गोल तक का पाथ कौन सा है और ऑब्स्टिकल्स कैसे हटाने, ठीक है। तो लीडर रास्ता क्लियर करता है ताकि फॉलोअर्स इजीली गोल जो है उसको अचीव कर पाए। फिर आपकी सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी जो 1969 में आई थी एंड द प्रपोजर्स द प्रोपोनेंट्स वर पॉल हर्शी एंड केन ब्लैंकार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे सिचुएशनल थ्योरी में, इस थ्योरी में उन्होंने बोला था कि लीडरशिप स्टाइल फॉलोअर्स के लेवल पे डिपेंड करता है। मतलब कि अगर फॉलोअर्स न्यू हैं तो ज्यादा गाइडेंस चाहिए, अगर एक्सपीरियंस है तो फ्रीडम दे सकते हो आप, ठीक है। तो सेम लीडर जो है वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट स्टाइल को फॉलो अप कर सकता है, ओके। चलिए, अब उसके अलावा फिर हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, ये 1978 में आया था एंड द प्रोपोनेंट इज योर जेम्स मैकग्रेगर बर्न्स, ठीक है। अब ये लीडर्स, इन्होंने बोला था कि ये लीडर्स को इंस्पायर करते हैं, फॉलोअर्स सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए नहीं, ठीक है, और बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के विजन के लिए काम करते हैं। बोल रहे कि लीडर्स जो हैं वो लोगों को इंस्पायर करते हैं, ठीक है। सिर्फ ये नहीं है कि फॉलोअर्स बना दिए उन्होंने, मतलब कि अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बियॉन्ड जाके लोगों को इंस्पायर करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप मतलब कि दे इंस्पायर द पीपल अराउंड देम टू बी द बेस्ट वर्जन्स ऑफ देमसेल्व्स, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन के विजन के लिए तो इवेंचुअली दे वर्क ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे मोटिवेशन प्लस विजन प्लस इंस्पिरेशन, ये तीनों चीजों को मिला के इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की बात की थी। फिर आपकी ट्रांजैक्शनल लीडरशिप दैट केम इन 1947 एंड मैक्स वेबर वर द प्रोपोनेंट ऑफ दिस सेम। तो बोलते हैं कि ये एक गिव एंड टेक लीडरशिप होती है। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप इज वेरी गिव एंड टेक काइंड ऑफ अ रिलेशन। मतलब अगर कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड दो, कोई गलती कर रहा है तो पनिशमेंट दो, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम जो है वो होता है, ठीक है। तो लीडरशिप थ्योरीज जो है ये बताती हैं कि लीडर ट्रेड्स, बिहेवियर, सिचुएशन, फॉलोअर्स और मोटिवेशन के बेसिस पे इफेक्टिव हो सकता है, ठीक है। अब अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग थ्योरीज में जो है डिस्कस किया गया है एंड आई थिंक यू हैव every single insight of these theories now. इतना information is more than enough to appear for examination, okay। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पर्सनालिटी और परसेप्शन थ्योरीज की। तो द वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेपिटेटिव इज अ बिग फाइव पर्सनालिटी मॉडल। ये लुइस गोल्डबर्ग ने 1990 में दिया था। इसका जो है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी 5 मेजर ट्रेट से मिलकर बनती है, जिसे हम ओशन के नाम से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ओ ओशन में ओ स्टैंड फॉर ओपननेस, मतलब नए आइडियाज के लिए ओपन और क्रिएटिव लोग। सी इज फॉर कॉन्शियसनेस, मतलब डिसिप्लिन्ड और रिस्पॉन्सिबल। फिर ई इज फॉर एक्स्ट्रावर्जन,
social, talkative, and A is for agreeableness मतलब कि cooperative, kind और helpful होना, and N is for neuroticism मतलब कि emotional instability नहीं होना और stress, anxiety ये सब नहीं लेना, but eventually that is also a part of personality, right? तो high conscious employee जो है वो better performance देते हैं, और high neurotic employee जो है वो stress prone जो है आपको mostly time दिख जाएंगे, ठीक है? तो बिग फाइव जो है आपकी मोस्ट एक्सेप्टेड पर्सनालिटी मॉडल है, दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन मैनेजमेंट थ्योरीज। फिर आपका टाइप ए और टाइप बी पर्सनालिटी, ये मेयो फ्रीडमैन ने 1959 में दिया था। तो ये थ्योरी बताती है कि लोग काम और स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं। तो बोलते हैं टाइप ए वाले जो लोग होते हैं वो टाइम अर्जेंसी, हाईली कॉम्पिटिटिव, इम्पेशेंट होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, मल्टीटास्कर्स होते हैं, मतलब ये ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, प्लस इनको जो है वो उन्होंने ये भी लिखा था कि इनको हार्ट प्रॉब्लम के रिस्क होते हैं आगे जाके, ठीक है? और टाइप बी पर्सनालिटी जो होती है वो काम होती है, रिलैक्स्ड होती है, पेशेंट होती है, लेस कॉम्पिटिटिव होती है, और इनका वर्क लाइफ बैलेंस जो है ज्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे स्ट्रेस लो होता है लेकिन इनका बिहेवियर काफी स्टेबल होता है, ठीक है? तो ऐसे करके उन्होंने दो डिविजन्स दिए थे लोगों के, बाय डिवाइडिंग पीपल इनटू टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनालिटी, ओके? उसके बाद है आपकी एट्रीब्यूशन थ्योरी। तो ये फ्रिट्ज हीडर की है, 1958 में इन्होंने दी थी, ठीक है? दैट इज मेनली रिलेटेड टू परसेप्शन। तो इन्होंने बोला था कि जब हम किसी का बिहेवियर देखते हैं तो हम रीजंस ढूंढने लगते हैं कि ऐसा ये सामने वाला इंसान क्यों कर रहा है, राइट? तो यहाँ पे दो टाइप के रीजन जो है वो मेनली सामने आते हैं इनके अकॉर्डिंग। एक होता है इंटरनल एट्रीब्यूशन, मतलब पर्सन की वजह से, मतलब कि वो लेजी है या जो भी है, और दूसरा होता है एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन, मतलब सिचुएशन की वजह से, ठीक है? जैसे ट्रैफिक की वजह से इसको लेट हो गया, ठीक है? तो लेट आने के दो तरीके हो सकते हैं किसी भी इंसान के। अब उसका परसेप्शन हम अपने दिमाग में बनाओगे। इंटरनल एट्रीब्यूशन है कि इंसान ही ऐसा है, लेट बैक है, और एक्सटर्नल कॉजेस जो है, एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन जो है वो सिचुएशन पर डिपेंड होती है, ठीक है? अब यहाँ पे मैनेजर्स ऑफन गलती कर देते हैं बाय अज्यूमिंग इंटरनल रीजंस ओनली, ठीक है? उनको एक्सटर्नल कॉजेस भी देखने चाहिए, ठीक है? तो अब यहाँ पे बिहेवियर, अब कौन सा कीवर्ड आप याद रखोगे एट्रीब्यूशन थ्योरी के लिए? बिहेवियर एक्सप्लेन बाय इंटरनल और एक्सटर्नल कॉजेस, एंड आई थिंक आप रिकॉल कर लोगे मैंने जो भी आपको पढ़ाया अभी। फिर उसके अलावा जौहरी विंडो जो जोसेफ लुफ्ट और हैरिंगटन इंघम ने 1955 में दी थी, इस मॉडल का पर्पस है सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाना, ठीक है? तो 4 विंडोज होती हैं जौहरी विंडो के विदिन। पहला है आपका ओपन एरिया, जो मुझे और दूसरों को पता है आपके बारे में, ठीक है? मतलब ये आपको भी पता है और वर्ल्ड ऑल्सो नोज अबाउट यू, तो वो आपका ओपन एरिया हो गया। दूसरा है आपका ब्लाइंड एरिया, मतलब दूसरों को पता है कि यू आर गुड इन सर्टेन ट्रेड लेकिन वो आप खुद नहीं जानते, ओके? फिर आपका हिडन एरिया, मतलब कि यू नो दैट पर्टिकुलर थिंग लेकिन द वर्ल्ड डजंट नो इट। एंड लास्टली आपका अननोन एरिया, मतलब कुछ ऐसा पोटेंशियल आपके अंदर ना आप जानते हो ना बाकी का वर्ल्ड जानता है, ठीक है? तो यहाँ पे फीडबैक और सेल्फ डिस्क्लोजर से ओपन एरिया जो है वो आपका ग्रो हो सकता है, ठीक है? अब यहाँ पे आप टीम वर्क, कम्युनिकेशन और लीडरशिप डेवलपमेंट में इस थ्योरी को यूज करेंगे, ओके? चलिए, नाउ विल टॉक अबाउट ग्रुप डायनामिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। तो पहली है आपकी ग्रुप डेवलपमेंट थ्योरी जो ब्रूस टकमैन ने दी थी 1965 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार इससे सवाल आ रहा है। तो ये थ्योरी बताती है कि टीम कैसे डेवलप होती है ओवर टाइम। तो इसके उन्होंने 5 स्टेप्स दिए आपको: फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और एडजॉर्निंग, ठीक है? एडजॉर्निंग आई हैड इन हियर, सॉरी, चलिए वो मैं एडिट कर दूंगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा वैसे, बट टेबल में आई ओनली रिटन टिल परफॉर्मिंग। चलिए, तो होता है यार गाइज, लेकिन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल बिकॉज आई डोंट थिंक सो एनीवन इज गिविंग यू इतना कॉन्क्रीट, क्लियर, क्रिस्प कंटेंट। मतलब अगर कोई दे भी रहा है तो वेल एंड गुड, बट इट इज टेकन अ लॉट टू ब्रिंग ऑल दीज थिंग्स टू यू पीपल ऑन टाइम with precision and correct information, and that too in such a summarized manner. So for that sake, please consider subscribing to my channel. It will not only help me get motivated, but also in return I'm gonna bring you guys more such good, better content for your examination जो gonna help you along in the entire journey of the preparation, ठीक है? तो please consider subscribing and sharing my channel to whosoever requires. चलिए, अब यहाँ पे जो ग्रुप डेवलपमेंट थ्योरी है टकमान की, तो वहाँ पे 5 स्टेजेस होते हैं: फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजॉर्निंग। तो जब पहले फॉर्मिंग होता है मतलब टीम बन रही है, स्टॉर्मिंग मतलब कि लोग साथ में आते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं, ईगो क्लैशेस होते हैं, फिर नॉर्मिंग आता है, रूल सेट्स हो जाते हैं, कॉपरेशन बढ़ने लगता है, देन यू परफॉर्म, मतलब यहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी जो है हाईएस्ट होती है, फिर एडजॉर्निंग मतलब काम खत्म हो गया, सब वापस जा रहे हैं, ओके? तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टीम्स जो है वो स्टॉर्मिंग से भागती नहीं है, उससे पास कर, उस फेज को पास करके और फिर अच्छे से अपना काम जो है वो परफॉर्म करती हैं, ओके? ये कहना था उनका इस पूरी
थ्योरी के मीडियम से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सोशल एक्सचेंज थ्योरी की। ये जॉर्ज हॉमिन्स ने दी थी 1958 में। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप्स कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। मतलब कि वो बोलते हैं, लोग पूछते हैं कि मुझे इस रिलेशनशिप से क्या मिल रहा है। इन जनरल आप जो है कोई किसी के लिए कोई काम करोगे तो आप बोलोगे कि व्हाट आर योर बेनिफिट्स इन दैट, ठीक है। तो जहाँ पे रिवॉर्ड्स होंगे कॉस्ट से ज्यादा, वहां पे रिलेशनशिप कंटिन्यू होगा, सीधी बात है। मतलब अगर आपको किसी चीज में अपने मेहनत से ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा तो आप उस रिलेशनशिप को लॉन्गर कंटिन्यू करोगे, राइट। लेकिन अगर कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रही है और रिवॉर्ड बहुत ज्यादा कम है तो रिलेशनशिप वीक हो जाएगा। ये पूरा सिचुएशन सोशल एक्सचेंज थ्योरी में जॉर्ज हॉमिन्स ने जो है एक्सप्लेन किया था। तो बोलते हैं वर्क प्लेस में मोटिवेशन एंड कमिटमेंट जो है इस सारे प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है। आपका रिलेशन जब कॉस्ट बेनिफिट से बेस्ड होता है, राइट। चलिए हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर मॉडल की। ये आपका एडगर शीन ने 1985 में प्रपोज किया था। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि कल्चर मतलब यहाँ काम करने का तरीका। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करोगे तो उनका व्हाट इज द वे द ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स, दैट इज देयर कल्चर, राइट। तो यहाँ पे उनको 3 मेजर लेवल्स पे डिवाइड किया गया था। पहला आपका आर्टिफैक्ट, जो विजिबल चीजें होती है, जैसे कि आपका ड्रेस हो गया, ऑफिस लेआउट हो गया, ठीक है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। उसके अलावा वैल्यूज, मतलब कि उस ऑर्गेनाइजेशन की बिलीव्स क्या है, स्ट्रैटेजी कैसे बनती है, ऑल ऑफ दैट। एंड लास्टली योर बेसिक अजम्पशंस, मतलब कि जो कि डीप या अनकॉन्शियस बिलीव्स होते हैं वहां के लोगों के अंदर। मतलब कि अगर इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा कैजुअल है तो उनके बिहेवियर में दिख जाएगा, और ये उनका बेसिक अजम्पशन होगा, ठीक है, जो उनके अनकॉन्शियस माइंड में डेवलप हो चुका है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे हैव बीन वर्किंग फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर आपका लुएन चेंज मॉडल, लुएंस चेंज मॉडल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे चेंज को मैनेज करने का सिंपल 3 स्टेप मॉडल जो है वो कर्ट लुएन ने 1947 में दिया था। उन्होंने इसके लिए 3 स्टेप बताई थी। अनफ्रीज, मतलब कि ओल्ड हैबिट्स तोड़ना अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फिर चेंज लाना मतलब कि नया सिस्टम इंप्लीमेंट करना, और फिर रीफ्रीज मतलब चेंज को परमानेंट बना देना, ठीक है। तो अगर रीफ्रीज नहीं हुआ तो लोग जो है वो ओल्ड सिस्टम पे वापस जा सकते हैं। तो ये 3 स्टेजेस में चेंज को इम्प्लीमेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका जो है बताया था, जो आप ग्रुप डायनामिक्स या ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज में अप्लाई कर सकते हो। एंड दिस इज वेरी वेरी रेपिटेटिव गाइस, सो प्लीज डू रिमेंबर इट, ओके। चलिए अब हम बात करेंगे डिविडेंड थ्योरीज की, ठीक है। तो डिविडेंड थ्योरीज मतलब डिविडेंड का मतलब क्या होता है, 2 मिनट वो समझ लीजिए। जब भी कोई शेयर होल्डर आपकी कंपनी से इक्विटी खरीदेगा, मतलब कि उसने पब्लिकली आपकी कंपनी में ओनरशिप का इंटरेस्ट दिखाया है, तो उसको रिटर्न में इक्विटी का डिविडेंड मिलता है, ठीक है। जब आप डिवेंचर देते हो तो आप उसमें डिवेंचर इशू करते हो तो आप उसमें इंटरेस्ट देते हो, लेकिन अगर कोई इक्विटी लेता है आपसे तो उसको आपको डिविडेंड पे करना होता है। अब डिविडेंड थ्योरीज जो हैं बहुत सारे प्रोपोनेंट्स दिए हैं, तो यहाँ पे उन्होंने हमको ये तरीके बताएंगे आप डिविडेंड किस तरीके से दे सकते हो, देना जरूरी है या नहीं है, और अगर डिविडेंड देने से फर्म की वैल्यू पे क्या असर पड़ता है उसका, ये सारी चीजें जो है डिविडेंड थ्योरीज में आपको बताई गई हैं, ठीक है। तो डिविडेंड रेलेवेंस थ्योरी पहली है जो जेम्स ई वॉल्टर ने प्रपोज की थी 1963 में। इसमें उन्होंने बोला था कि डिविडेंड पॉलिसी जो है वो फर्म की वैल्यू को अफेक्ट करती है। मतलब कि अगर आप हायर डिविडेंड्स लोगों को दोगे तो आपकी शेयर की प्राइसेस बढ़ेंगी, क्योंकि आउटर इन आउटर वर्ल्ड जो आपके शेयर होल्डर्स हैं उनको तो इंटरेस्ट मतलब अच्छा खासा डिविडेंड मिलेगा, जिसकी वजह से जो है आपकी शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि बाकी लोग भी इंटरेस्टेड होंगे आपके शेयर प्राइसेस में और शेयर को खरीदने में, राइट। फिर आपका गॉर्डन्स डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, ये मायरन जे गॉर्डन ने दिया था 1962 में। इन्होंने बोला था कि इन्वेस्टर्स जो है वो करंट डिविडेंड प्रेफर करेगा रादर देन फ्यूचर गेन्स। तो वो बोलते हैं बर्ड इन हैंड इज बेटर देन बर्ड फ्लोन अवे, ओके। तो ये बोलते हैं कि मतलब कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग आपको डिविडेंड जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आप उसको री इन्वेस्ट कर लो बिजनेस में। लेकिन ये गॉर्डन डिविडेंड मॉडल बोलता है कि नहीं, जो भी इन्वेस्टर है वो प्रेफर करेगा कि मुझे अभी प्रॉफिट मिले रादर देन फ्यूचर गेन्स, ठीक है। तो इसको बर्ड इन हैंड भी थ्योरी बोलते हैं, ओके। बर्ड इन हैंड थ्योरी, सॉरी सर मैंने दोबारा मेंशन कर दिया, ये भी मायरन जे गॉर्डन और जेम्स ई वॉल्टर दोनों इससे रिलेटेड है, बर्ड इन हैंड थ्योरी से। तो गॉर्डन का डिविडेंड मॉडल जो है वो बर्ड इन हैंड थ्योरी से रिलेटेड है, लेकिन जो थ्योरी है उसके प्रोपोनेंट 2 हैं, इसलिए थोड़ा सा अलग से मेंशन किया। मतलब जेम्स ई वॉल्टर ने उसको आगे 63 में कंटिन्यू भी किया था, और उन्होंने बोला था कि सर्टेन डिविडेंड्स आर प्रेफर्ड टू अनसर्टेन कैपिटल गेन। तो बोल रहे हैं कि जो भी सर्टेन डिविडेंड्स हैं वो कोई भी इंसान प्रेफर कर लेगा रादर देन अनसर्टेन कैपिटल गेन। मतलब कि ठीक है दैट कैन गो टू एनी हाइट्स, बट पीपल आर नॉट प्रोन टू sit to wait for very uncertain profit in future, okay, the same thing, right। चलिए
अब उसके बाद है आपकी डिविडेंड इररेलेवेंस थ्योरी, ये फ्रैंको मोडिग्लियानी और मिल्टन मिलर ने 1961 में दी थी। तो बेसिकली ये एमएम अप्रोच या फिर एमएम थ्योरी है डिविडेंड थ्योरी का, जो बोलते हैं कि आपका डिविडेंड जो है वो इररेलेवेंट होता है। बोलते हैं कि डिविडेंड पॉलिसी जो है वो अफेक्ट नहीं करती फर्म की वैल्यू पे अंडर परफेक्ट, लेकिन यहाँ पे एक अजम्पशन है अंडर परफेक्ट मार्केट कंडीशन। तो बोलते हैं कि आप इन्वेस्टर को कोई डिविडेंड मत दो और उससे फर्म की वैल्यू पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे अजम्पशन है ये सिर्फ परफेक्ट मार्केट कंपटीशन के लिए या कंडीशन के लिए रेलेवेंट है। ठीक है, फिर आपकी रेसिजुअल डिविडेंड थ्योरी, ये एजरा सोलोमन ने 1963 में दी थी। यहाँ पे उन्होंने बोला था कि डिविडेंड्स जो हैं तभी आप पे करो जब आपकी फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बढ़ चुकी हो इन्वेस्टमेंट में, मतलब कि आपको तभी डिविडेंड देना चाहिए जब आपके पास प्रॉफिटेबल इनकम आ रही हो अपने इन्वेस्टमेंट्स में से। ओके, फिर है आपका क्लाइंटल इफेक्ट थ्योरी, ये अगेन एमएम अप्रोच ने ही, मतलब मोडिग्लियानी मिलर अप्रोच का ही दूसरा साइड था। 1961 में ही ये भी आई थी और उन्होंने बोला था कि डिफरेंट इन्वेस्टर्स जो है वो डिफरेंट डिविडेंड पॉलिसीज प्रेफर करते हैं। कुछ लोग होंगे शायद ऐसे रिस्की नेचर के जिनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में इंटरेस्ट होगा, जो अभी हाल फिलहाल में करंट डिविडेंड्स नहीं चाहते। एट द सेम टाइम वाइस वर्सा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको करंट इन्वेस्टमेंट से रिटर्न्स चाहिए होंगे, तो उनको आपको डिविडेंड देना चाहिए। और ये है आपकी क्लाइंटल इफेक्ट थ्योरी, राइट। उसके बाद आपकी सिग्नलिंग थ्योरी ऑफ डिविडेंड, ये स्टीफन रॉस ने 1977 में दी थी। इन्होंने बोला था कि डिविडेंड चेंजेस सिंगल फ्यूचर अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स। बोलते हैं कि आप जिस तरीके से अपना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करेंगे वो आपके फ्यूचर के अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स को रेज कर सकता है, डिसाइड कर सकता है कि आपके फ्यूचर में अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स, मतलब कि बेसिकली व्हाट इज गोइंग टू बी द एक्सपेंशन ऑफ योर फ्यूचर अर्निंग, दैट कुड बी decided by deciding how you're gonna use your dividend against changing the price of your शेयर्स, एग्जिस्टिंग शेयर्स। तो बेसिकली यही बोलते हैं कि अगर आप आज जो है पैसा लोगों में बांटोगे तो उनको आपके कंपनी पे ज़्यादा ट्रस्ट या गेन होगा एंड दे वांट टू मेक मोर मनी, दैट इज व्हाई दे माइट इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट इनटू योर कंपनी एंड एंटायर सर्कल। ओके, फिर आपका एजेंसी थ्योरी ऑफ डिविडेंड, ये माइकल जेनसन ने दी थी 1986 में। इसमें उन्होंने बोला था कि डिविडेंड जो है वो आपके एजेंसी कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है मैनेजर और शेयर होल्डर के बीच का। मतलब कि बोल रहे हैं कि डिविडेंड अगर आप दे दोगे तो उससे मैनेजर और शेयर होल्डर के बीच की कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। वाई? बिकॉज देयर इज गोइंग टू बी नो टेंशन बिल्ट बिटवीन मैनेजर्स एंड शेयर होल्डर्स, राइट। बिकॉज शेयर होल्डर्स आर गेटिंग द मनी एंड गेटिंग द डिविडेंड, जिसकी वजह से दे विल बी सेटल्ड एंड काम डाउन। ओके, हाँ जी, अब बात कर रहे थे कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरीज की। तो उसमें सबसे पहले आपकी इकोनॉमिक थ्योरी जो एडम स्मिथ ने 1776 में दी थी। यहाँ पे उन्होंने बोला था कि कंज्यूमर जो है वो रैशनल होता है और वो मैक्सिमम यूटिलिटी सीख करेगा, मतलब उसके पास जितना भी पैसा है वो इस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहेगा कि उसको सबसे ज़्यादा यूटिलिटी जो है यहाँ पे मिल सके। ठीक है, फिर है लर्निंग थ्योरी, ये आइवन पावलोव और बी एफ स्किनर ने 1920 से 50s के बीच में दी थी। यहाँ पे उन्होंने बोला था कि किसी भी इंसान का बाइंग बिहेवियर जो है उसके लर्नड एक्सपीरियंस से ड्रिवन होगा, मतलब कि आपने अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें सीखी हैं आप उसी हिसाब से जो है आगे इनैक्ट करोगे और वही चीज़ें जो है खरीदोगे। ठीक है, फिर साइको एनालिटिक थ्योरी जो सिगमंड फ्रूड ने दी थी 1905 में, और उन्होंने इसमें बोला था कि जो बाइंग बिहेवियर है किसी भी इंसान का वो उसके सबकॉन्शियस मोटिव से ड्रिवन होता है। और इसमें उन्होंने तीन सबकॉन्शियस मोटिव्स की बात की थी, जो कि इड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, ऑल्सो गाइस ये रिविजन वीडियो है, तो अभी मतलब मेरे को जहाँ ऐसा लगता है कि चीज़ें जो है वो थोड़ी डिफिकल्ट है तो मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, लेकिन जो चीज़ें बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव है मैं ऑलरेडी अपने रिविजन वीडियोस में कवर कर चुकी हूँ। आई नॉट वेस्ट मच टाइम एक्सप्लेनिंग दैट, सो वी गोना गो लाइक की पॉइंट वाइज। और अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं तो इतना इज इनफ फॉर यू टू रिवाइज, राइट। फिर आपकी सोशियोलॉजिकल थ्योरी जो थ्रॉस्टिन वेबलन ने दी थी 1899 में। उन्होंने बोला था कि सोशल क्लास, कल्चर और रेफरेंस ग्रुप जो है वो बाइंग बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, फिर आपका निकोशिया मॉडल जो फ्रैंक्स और निकोशिया ने 1966 में दिया था। यहाँ पे बोलते हैं कि बाइंग स्टार्ट विथ फर्म्स कम्युनिकेशन, एटीट्यूड एंड देन परचेज। तो बोलते हैं कि बाइंग जो है अगर फर्म कितनी अच्छे से अपने प्रोडक्ट को कम्युनिकेट कर रही है कंज्यूमर्स के बीच में, उससे शुरू होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन, और जब अवेयरनेस कंज्यूमर्स तक, कस्टमर्स तक पहुंचती है तो वहां पे उनका एटीट्यूड बिल्ड होता है आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट के टुवर्ड्स, और फिर वो जो है
परचेज डिसीजन लेते हैं, ठीक है। फिर आपका हॉवर्ड सेथ मॉडल, इस मॉडल में जॉन हॉवर्ड एंड जगदीश सेथ जो है वो प्रोपोनेंट हैं और इसको 1969 में दिया हुआ है। ये बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग जो है वो इन्फ्लुएंस्ड होती है स्टिमुलाई और लर्निंग से, मतलब कि आपके अंदर के जो परसेप्शन या सेंसेस डेवलप होते हैं किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेके, और फिर आप उसको किस तरीके से एनालाइज करते हो, उस तरीके से कैसा आप उसका बिहेवियर डेवलप करते हो अपने अंदर, लर्निंग बेसिकली। तो मतलब आपका रिपीटेटिव बिहेवियर क्या होता है स्टिमुलाई के टुवर्ड्स, उससे आपका जो है डिसीजन मेकिंग बेस्ड होगा परचेजिंग का। देन है आपका एंगल कॉलर्ड ब्लैकवेल मॉडल, ये जेम्स एंगल HL उनका जो भी नाम है, इन्होंने प्रपोज किया था 1968 में। यहाँ पे उन्होंने 5 स्टेजेस दी थी प्रोसेस की, ठीक है, फ्रॉम प्रॉब्लम रिकॉग्निशन टू पोस्ट परचेज बिहेवियर, जो हम पढ़ते हैं ना कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर की स्टेजेस, प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन सर्च एंड ऑल ऑफ दैट, ये इन्होंने दिया था। ओके, फिर आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स ब्लैक बॉक्स मॉडल, ये फिलिप कोटलर ने 1967 में दिया था। यहाँ पे इन्होंने बोला था कि मार्केटिंग स्टिमुलाई जो है वो बायर के अंदर एंटर होती है ब्लैक बॉक्स रिस्पॉन्स है। नाउ व्हाट इज दिस? तो यहाँ पे जो ब्लैक बॉक्स उन्होंने बोला उसका मतलब है माइंड, मतलब बायर का जो दिमाग है वो ब्लैक बॉक्स की तरह होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मार्केटिंग स्टिमुलाई बायर की ब्लैक बॉक्स यानी कि माइंड में प्रोसेस होके परचेज डिसीजन के फॉर्म में रिस्पॉन्स जनरेट करता है, मतलब बायर जो अपने दिमाग में डिसीजन लेगा उसी से उसका जो रिस्पॉन्स है या परचेजिंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस होगा, एंड ब्लैक बॉक्स हियर इज योर माइंड। ओके, चलिए बात कर लेते हैं अब इंडस्ट्रियल या फिर ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर थ्योरीज की, मतलब कि जैसे कंज्यूमर की बाइंग बिहेवियर थ्योरीज होती है उसी प्रकार से एक इंडस्ट्री जो है वो किस तरीके से परचेज डिसीजन बनाती है उसकी थ्योरी से बात करते हैं। तो पहला है आपका बाय ग्रिड मॉडल, ये पैट्रिक रॉबिन्सन ने दिया था 1967 में। इसमें उन्होंने बात की थी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बाइंग जो है वो डिपेंड करती है न्यू टास्क, मॉडिफाइड रीबाय या स्ट्रेट रीबाय से, मतलब कि अगर उनको कोई नया काम करना है तो न्यू इन्वेंट्री लेनी पड़ेगी, अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग काम में कुछ मॉडिफाई किया है तो उसके हिसाब से जो चेंजेस किए उसमें वो चीजें रीबाय कर लोगे आप विद लिटिल बिट ऑफ मॉडिफिकेशन। और स्ट्रेट रीबाय मतलब कि जो पहले आप खरीदे थे आप एग्जैक्टली सेम चीज खरीदोगे फॉर फर्दर प्रोडक्शन। देन वी हैव वेबस्टर विंड मॉडल, ये फेडरिक वेबस्टर और यॉरम विंड ने दिया था 1972 में। इसमें उन्होंने बोला था कि इंडस्ट्रियल बाइंग जो है वो इन्वायरमेंटल, ऑर्गेनाइजेशनल और इंडिविजुअल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है। देन यू हैव सेट्स इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर मॉडल, ये जगदीश सेठ ने 1973 में दिया था। और यहाँ पे उन्होंने बोला था कि कॉन्फ्लिक्ट एंड जॉइंट डिसीजन मेकिंग अमंग बाइंग सेंटर मेंबर्स, बोलते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट और जॉइंट डिसीजन मेकिंग जो है वो हो सकती है बाइंग सेंटर मेंबर्स के बीच में, मतलब क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और जब उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करके आप एक जॉइंट डिसीजन मेकिंग करोगे तभी जो है एक बेनिफिशियल ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर आप डेवलप कर पाओगे। देन यू हैव ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग प्रोसेस मॉडल, ये फिलिप कोटलर ने दिया था 1980 में। इसमें उन्होंने पूरी प्रोसेस दी थी कि ऑर्गेनाइजेशनल का बाइंग बिहेवियर किस प्रोसेस के थ्रू हो सकता है। तो अगेन इट स्टार्ट्स विद नीड रिकॉग्निशन, बट इसको कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर से जो है मिस इंटरप्रेट करके गलत आंसर टिक करके मत आइएगा, ठीक है। प्लीज पढ़िएगा ऊपर क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर तो स्टेप्स अलग हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपका पहले नीड रिकॉग्निशन आएगा विच इज सिमिलर, लेकिन बाकी सब अलग है। फिर आप स्पेसिफिकेशन देखोगे कि आपको चाहिए क्या, उसके बाद आप सप्लायर का सिलेक्शन करोगे कि कौन सा सप्लायर से यू गोना गेट द प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल, फिर उसके बाद परफॉर्मेंस रिव्यू होगा। ओके, परचेज आएगा फिर परफॉर्मेंस रिव्यू। बेसिक कोर स्टेप्स तो इतनी ही है, बाकी एक दो आगे पीछे हो गई, तो ये अगर आपको इतना आता है तो आप कर लेंगे, राइट। फिर आपका बाइंग सेंटर कंसेप्ट, ये भी फिलिप कोटलर ने 1980 में दिया था। यहाँ पे वो बोलते हैं कि परचेज डिसीजन जो है वो ग्रुप के द्वारा लिया जाता है, ठीक है। तो ग्रुप में कौन कौन से आ जाएंगे लोग, उस प्रोडक्ट के यूजर्स कौन है जो उसको प्रोसेस करने वाले हैं, इन्फ्लुएंसर्स मतलब कि बाकी कोई भी टॉप मैनेजमेंट वाला लोग हो सकता है जो आपके परचेजिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करे। फिर डिसाइडर्स, डिसाइडर्स अच्छा इन्फ्लुएंस आपके सुपरवाइजर्स हो गए, स्पेशलिस्ट हो गए, ऐसे लोग हो सकते हैं। डिसाइडर्स टॉप मैनेजमेंट होगा। फिर बायर, बायर वो इंसान होगा जो आपके लिए वो करेगा, क्या ऑर्डर प्लेस करेगा, ठीक है। अब गेट कीपर कोई भी इंसान हो सकता है जो सप्लायर और बायर को कनेक्ट करे, ओके, या इंफॉर्मेशन फ्लो को रोके, ठीक है। तो ये सारे लोग जो हैं इन्वॉल्व होते हैं परचेज डिसीजन लेने में, और इन सारे लोगों के डिसीजंस की वजह से परचेज डिसीजन जो है वो इन्फ्लुएंस होता है, एज इट इज नॉट एन इंडिविजुअल प्रोसेस बट अ ग्रुप प्रोसेस। आई थिंक आई एम क्लियर एंड यू अंडरस्टूड एवरीथिंग वेल। चलिए अब हम क्विकली देख लेते हैं इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज, मतलब अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको अभी तक तो ये सारी याद हो चुकी होंगी आई एज्यूम। क्विकली डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इजी, बहुत आसान और पक्के 2 मार्क्स एग्जाम में,
ठीक है, एक क्वेश्चन तो मान के ही चलिए, अगर अच्छा है, मतलब जून 2025 में 2 क्वेश्चन आ गए थे, एक डायरेक्ट थ्योरी से और एक लियोनटिफ पैराडॉक्स से। ठीक है, तो मर्केंटाइलिज्म थ्योरी जो है वो थॉमस मैन ने दी थी, बहुत पुरानी थ्योरी है। यहाँ पे ये बोलते हैं कि नेशनल वेल्थ जो है किसी कंट्री की वो गोल्ड से मेजर होती है, और आप जितना एक्सपोर्ट करोगे उतना रिच हो जाओगे, और जितना कम इम्पोर्ट करोगे उतनी आपकी वेल्थ बनी रहेगी। फिर एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी जो एडम स्मिथ ने 1776 में दी थी। यहाँ पे उन्होंने बोला था कि कंट्रीज जो हैं वो सारे गुड्स को एक्सपोर्ट करें जिसको वो बहुत एफिशिएंटली या आसान तरीके से कम कॉस्ट में बना सकते हैं। ठीक है, फिर आपका कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, यहाँ पे डेविड रिकार्डो ने एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी को और रिफाइन किया था 1817 में। उन्होंने बोला था कि अगर कोई कंट्री सारी चीजें बनाने में ही अच्छी है तो वो क्या सब बना के एक्सपोर्ट करेगी? नहीं, वो उस पर्टिकुलर चीज को बनाएगी जिसमें उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो लोएस्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी आई जो गॉटफ्रीड हैबरलर ने 1936 में दी थी। यहाँ पे वो बोलते हैं कि कंपैरेटिव एडवांटेज जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को और अच्छी तरीके से यूज करो और फिर जो है अपने प्रोडक्शन पे ध्यान दो। मतलब कि कंपैरेटिव एडवांटेज में भी हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात कर रहे थे, लेकिन हम यहाँ पे लोएस्ट कॉस्ट की बात कर रहे थे। हम अपने आप को दूसरे कंट्री से कंपेयर नहीं कर रहे थे, हम बोल रहे थे कि हमारा जो लोएस्ट है हम वो प्रोड्यूस कर देंगे। लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी में हमने अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाला और फिर उसके कंपैरेटिव एडवांटेज को कंपेयर भी किया बाकी कंट्रीज से, एक्सप्लेन करते हुए, लाइक वेरी सिमिलर अप्रोच बट लिटिल बिट डिफरेंट। ओके, फिर आपकी हेक्सर ऑलिन थ्योरी जो हेक्सर और बोटिल ऑलिन ने 1919 से 33 तक के पीरियड में प्रपोज की थी। और इसमें उन्होंने बोला था कि कंट्रीज जो हैं उनको आपके पास जो फैक्टर अबंडेंट है, इसको फैक्टर एंडोवमेंट थ्योरी भी बोलते हैं, मैंने लिखा नहीं, आप याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। फैक्टर एंडोवमेंट थ्योरी मतलब कि एक कंट्री के पास जो भी फैक्टर अबंडेंट है उसको यूज करके एक्सपोर्ट करिए। मतलब कि अगर इंडिया जो है वो लेबर इंटेंसिव कंट्री, हमारे पास लेबर ज्यादा है, तो हम लेबर इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे, जैसे टेक्सटाइल हो गया वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन अगर यूएस कैपिटल इंटेंसिव है, उसके पास कैपिटल बहुत ज्यादा है, तो वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट करेगी, जैसे कैपिटल गुड्स हो गए, आपके मशीनरीज हो गई, एक्सेट्रा। ठीक है, इसके कॉन्ट्रडिक्शन में एक पैराडॉक्स आया था, लियोनटिफ पैराडॉक्स, जो वैसिली लियोनटिफ ने प्रपोज किया था 1953 में। इसमें उन्होंने कॉन्ट्रडिक्ट किया था आपके हेक्सर ऑलिन या फिर फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी को, ये बोलते हुए कि यूएस खुद लेबर यूज करके कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो यू जस्ट कांट लेबर एनी वन कंट्री लाइक दैट। ठीक है, बस यही था, इतना बस याद रख लो कि हेक्सर ऑलिन थ्योरी को कॉन्ट्रडिक्ट किया था लियोनटिफ पैराडॉक्स में, जिसमें उन्होंने बोला था कि आपके जो एक्सप्लेनिंग और एग्जाम्पल्स है फैक्टर एंडोमेंट के, दे आर नॉट करेक्ट। ओके, और फिर आपकी फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी जो पॉल सैमुएल्सन ने 1948 में दी थी। इसमें उन्होंने बोला था कि फ्री ट्रेड इक्वलाइजेस फैक्टर प्राइसेस अक्रॉस नेशन। ठीक है, तो मतलब कि अगर आप ट्रेड को फ्री कर दोगे, लिबरलाइज कर दोगे, इजी कर दोगे, तो फैक्टर प्राइसेस जो हैं सारे नेशंस में सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, फैक्टर प्राइसेस मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर का तो प्राइस नहीं होता, खैर लैंड, लेबर, ये सब जो है हर जगह क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। चलिए, अब बात कर लेते हैं हम कंटेम्प्रेरी थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की। हमने अभी क्लासिकल थ्योरी देखी, तो पहला है वेंट फॉर सरप्लस थ्योरी, ये हाला माइंट ने 1958 में दी थी। इसमें उन्होंने बोला था कि ट्रेड जो है वो प्रीवियसली अनयूटिलाइज सरप्लस रिसोर्सेज का करना चाहिए। मतलब कि आपके पास जो भी अनयूटिलाइज रिसोर्सेज पड़े हैं पहले से, जो कि सरप्लस में आप यूज कर चुके हो एक्स्ट्रा, तो उसको एक्सपोर्ट कर दो। फिर है लिंडर्स थ्योरी ऑफ ओवरलैपिंग डिमांड, तो यहाँ पे स्टाफन बर्नस्टम लिंडर ने 1961 में दी थी। यहाँ पे उन्होंने बोला था कि कंट्रीज जो हैं जिनकी इनकम लेवल सिमिलर है उनको ज्यादा ट्रेड करना चाहिए आपस में। ठीक है, फिर आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी रेमंड बर्नर ने 1966 में दी थी। इसमें इन्होंने बोला था कि प्रोडक्शन जो है वो इंटरनेशनली शिफ्ट हो जाता है एज प्रोडक्ट मैच्योर। मतलब कि मान लीजिए इनोवेशन के टाइम पे एक डेवलप्ड कंट्री उसको प्रोड्यूस करी है, उसने इनोवेट कर दिया, प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन हो गया उसका। अब जैसे जैसे वो ग्रोथ या मेच्योरिटी पे पहुंचेगी तो आप उसका प्रोडक्शन जो है डेवलपिंग कंट्री में शिफ्ट कर दोगे, क्योंकि वहां पे वो लो कॉस्ट में इजीली हो जाएगा। ठीक है, और फिर जब वो मेच्योरिटी की स्टेज पे पहुंच जाएगी या डिक्लाइन सैचुरेशन में आएगी, तो जो डेवलपिंग कंट्री है, मतलब कि जिसने, जो डेवलप्ड कंट्री है जिसने उस प्रोडक्ट को इनोवेट किया था, वो खुद उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो है इंपोर्ट करने लग जाएगी एज द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल शिफ्ट्स। ठीक है, इसके बाद आपकी इनपरफेक्ट कंपटीशन थ्योरी, ये एडवर्ड चैम्बरलेन ने 1933 में दी थी। इसमें इन्होंने बोला था कि ट्रेड पॉसिबल हो सकता है अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो, तो मतलब अगर हम सेम ही प्रोडक्ट बना रहे हैं हर जगह तो हम क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, राइट? जब आपका प्रोडक्ट दूसरे कंट्री के प्रोडक्ट से डिफरेंट है, कुछ अलग क्वालिटी क्वांटिटी प्रोवाइड कर रहा है, तभी आप ट्रेड कर सकते हैं। फिर न्यू ट्रेड थ्योरी, ये पॉल क्रूगमैन ने दी थी। तो यहाँ पे 1979 में यहाँ पे उन्होंने इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात की थी और नेटवर्क इफेक्ट्स की बात की थी, जो ट्रेड को ड्राइव करता है। मतलब कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट में इकोनॉमीज ऑफ स्केल अटेन कर सकते हैं
और उसको चीपेस्ट वे में बना सकते हैं, एट द सेम टाइम यू आर मेकिंग प्रॉफिट, और अगर आपका नेटवर्किंग अच्छी है तो आप अच्छा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे चाइना पे ये थ्योरी बहुत ही आसानी से लागू हो सकती है, आप बहुत अच्छे से चाइना की नेटवर्किंग और डेवलपमेंट एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल अटेन करने वाली चीज़ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी लाइक यू नो टॉप नॉच। देन पॉटर्स डायमंड थ्योरी है, माइकल पॉटर ने 1990 में दी थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे उन्होंने नेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को डिपेंडेंट बोला था एक्सपोर्ट में, और उसके 4 डिटर्मिनेंट्स दिए थे, राइट। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मुझे कमेंट डाउन करके बताना कि पोर्टर की डायमंड थ्योरी के 4 डिटर्मिनेंट कौन थे, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे पता होना चाहिए कि आप कितने एंगेज हैं इस वीडियो में, सो दैट इज आई एम लीविंग इट अप टू यू, सो प्लीज कमेंट डाउन बिलो इफ यू आर लिसनिंग टिल नाउ, ठीक है। और फिर आपका ग्रेविटी मॉडल ऑफ ट्रेड जो जैन टिंगबर्न ने टिन बर्गन ने 1962 में दिया था। यहाँ पे उन्होंने बोला था कि ट्रेड वॉल्यूम जो है वो आपकी इकोनॉमिक साइज पर डिपेंड करता है, ठीक है, और आपकी इकोनॉमी का डिस्टेंस कितना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है उस हिसाब से आप एक्सपोज कर सकते हैं। अब इस पूरे चार्ट में नॉट एवरी थ्योरी इज रिपीटेटिव एंड इंपॉर्टेंट, मेजरली आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, न्यू ट्रेड थ्योरी और पॉटर का डायमंड थ्योरी जो है बहुत बार पूछा गया है। रेस्ट ऑफ फाइन, मतलब कि ये ऐसा है कि आप बस एक बार देख लोगे चलेगा। चलिए अब हमारी कुछ आखिरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट थ्योरीज बची हैं, एंड देन वी आर डन एंड डस्टेड, ठीक है। तो इनोवेशन थ्योरी जोसेफ स्कम्पटर ने दिया था 1934 में। यहाँ पे उन्होंने बोला था कि एंटरप्रेन्योर्स जो हैं किसी भी एनवायरनमेंट में इनोवेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है। मतलब कि ये बोलते हैं कि अगर कोई इंसान अच्छा इनोवेटर है तो वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता है। फिर आपकी इकोनॉमिक थ्योरी जो अल्फ्रेड मार्शल ने 1890 में दी थी, इसमें उन्होंने बोला था कि इकोनॉमिक इंसेंटिव्स और मार्केट कंडीशन जो है एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करते हैं, ठीक है। मतलब कि आप जो है आपके पास इकोनॉमिक इंसेंटिव आएगा, प्रॉफिट आएगा, और मार्केट की सिचुएशन क्या है, मतलब मार्केट आपकी डिमांड क्रिएट करने वाली है या आपके प्रोडक्ट को खरीदेगी या नहीं खरीदेगी, उस हिसाब से एंटरप्रेन्योरशिप जो है डिपेंड करती है, ठीक है। फिर उसके बाद रिस्क बेयरिंग थ्योरी जो फ्रैंक एच नाइट ने दी थी 1921 में। इसमें उन्होंने बोला था कि एंटरप्रेन्योर्स जो है वो प्रॉफिट तो कमाते हैं लेकिन एट द सेम टाइम उनको बहुत सारी अनसर्टनिटीज बेयर करनी पड़ती है, बहुत सारे रिस्क को झेलना पड़ता है। तो वो बोलते हैं कि रिस्क जो है वो बाय प्रोडक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप का, जिसके रिटर्न में आपको रिवॉर्ड मतलब कि प्रॉफिट मिलेगा, ओके। फिर है सोशियोलॉजिकल थ्योरी जो मैक्स वेबर ने दी थी 1905 में। इसमें उन्होंने बोला था कि इंसान का कल्चर, रिलीजन और सोशल वैल्यू जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप बिहेवियर को शेप करता है, ठीक है। तो मतलब आपके आसपास का एनवायरनमेंट, सोशल वैल्यूज, रिलीजन, कल्चर जिस तरीके का होगा आप उस तरीके का जो है बिहेवियर अपने अंदर डेवलप करोगे, एंड इफ इट वेरी बिजनेस एक्सपोज तो यू माइट एंड अप बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर, ओके। फिर उसके अलावा एक्स एफिशिएंसी थ्योरी जो हार्वी लेविस्टन ने 1968 में दी थी। इसमें उन्होंने बोला था कि एंटरप्रेन्योर्स फिल एफिशिएंसी गैप्स इन इम्परफेक्ट मार्केट्स, ठीक है। तो बोलते हैं एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो एफिशिएंसी गैप्स मतलब कि कितना अच्छा काम आप कर सकते हो, कितने कम कॉस्ट में, कितने कम टाइम में, और लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हो, इस पूरे गैप को जो है फिल कर देता है इम्परफेक्ट मार्केट में, ओके। चलिए आखिरी की कुछ थ्योरीज है हमारी। अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी डेविड मैकलेलन ने दी थी। ये सारी एंटरप्रेन्योर्स के साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल और मॉडर्न जो थ्योरीज हैं एंटरप्रेन्योरशिप की उस पर बेस्ड है, ठीक है। तो अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी जो है डेविड मैकलेलन की 1961 में आई थी। ये बोलती है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर जो है दैट इज वेरी सिमिलर टू द मोटिवेशन थ्योरी ऑफ डेविड मैकलेलन। ये बोलते हैं कि जिसके अंदर अचीवमेंट की नीड होगी, एफिलिएशन की नीड होगी, पावर पाने की नीड होगी, ये सारे फैक्टर्स उसके इंटरनल ड्राइव्स को बढ़ा देंगे टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, ओके। देन यू हैव साइकोलॉजिकल थ्योरी, ये जॉन बी वॉटसन ने दी थी 1913 में। इसमें इन्होंने बोला था कि एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर जो है वो लर्नड होता है, कंडीशन होता है। इंसान बचपन से एक तरीके की ट्रेड अपने अंदर डेवलप करता है टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। देन ट्रेड थ्योरी अभी हमने आई थिंक पढ़ ली है। तो ये गॉर्डन एल्पोर्ट ने 1937 में दी थी एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड। तो यहाँ पे उन्होंने बोला था कि पर्सन जो है सर्टेन ट्रेड के साथ बॉर्न होता है टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। फिर अपॉर्चुनिटी बेस्ड थ्योरी, ये पीटर डकर ने दी थी 1985 में, कि मतलब एंटरप्रेन्योर्स जो हैं अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करते हैं चेंज लाने के लिए सोसाइटी में, ठीक है। मतलब कि अगर किसी को कोई भी गैप दिखता है, कोई भी अपॉर्चुनिटी दिखती है, किसी का एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है, तो वो वहाँ पे कोई नया बिजनेस क्रिएट कर देगा जिसकी वजह से चेंज तो आएगा ही, साथ ही साथ वो जो है एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में अपने आप को इन्वॉल्व करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद रिसोर्स बेस्ड थ्योरी, ये एडिथ पेन रोज ने दी थी, जिसमें उन्होंने 1959 में आई थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ जो है वो इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज पर डिपेंड करती है। मतलब आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्स है आप उसको कितना इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं उसको ही आप एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ से रिलेट करेंगे, ठीक है।
फिर है लास्ट आपकी इंट्राप्रेन्योरशिप थ्योरी, ये ग्लिफर्ट पिंकॉट ने 1985 में दी थी। इसमें इन्होंने बोला था कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है, और जब कोई भी इंसान किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऑलरेडी काम कर रहा है वहां पे इनोवेशन लाए, वहां पे अपस्केलिंग करें, वहां पे चीज़ों को बेटर करे, तो उसको हम इंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमने मैनेजमेंट की ऑलमोस्ट सारी थ्योरीज कवर कर ली है। इतना कंटेंट इनफ है आपको चीज़ें याद रखने के लिए, एग्जाम में अपेयर होने के लिए। आप चाहे वो क्रोनोलॉजी से आए, चाहे वो कैरेक्टरिस्टिक्स से आए, चाहे वो प्रोपोनेंस से आए, आप सब कुछ मार्क कर पाएंगे। तो अगर आपने साथ ही साथ वन लाइनर नोट्स बनाए हैं, बहुत अच्छी बात है। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख सकते हो 2x पे, जिससे आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाए अच्छे से। आई ट्राई टू बी वेरी कंसाइज एंड लिमिटेड with content wise also, and explanation wise also, so that आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, but at the same time you get every single insight here, okay। चलिए, तो इसी के साथ I'm winding up this video here। कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो, एंड ऑब्वियसली ये जो लास्ट मोमेंट्स हैं कुछ एग्जामिनेशन के, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरे से बेस्ट पॉसिबल जो चीज़ें हो पाएंगी जिससे आप नेट JRF क्रैक करें, वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूंगी यहाँ पे। So lastly, thank you so much for watching, wishing you all the best for your examination। I hope you'll be able to do it this time, and please consider subscribing, sharing to my video, liking the video if you like it. That's gonna give me more motivation to bring you more such valuable content, right? So lastly, wishing you all the very best.